वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग स्पर्धा प्रकाशन की जो नई किताब आई है बिहार समान ज्ञान 2023, उससे आज हम लोग बिहार इतिहास से टोटल 100 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में बिहार इतिहास से टोटल 360 प्रश्न दिए गए हैं जो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके अलावे इस किताब में बीपीएससी में अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं बिहार स्पेशल के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किया गया था महापद्मनंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलता है? बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने, यानी कि फायान ने, फेंगसांग ने तथा मेगाश्रीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों बिहार का वह स्थान था गया, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के गया स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वैशाली में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों चौसा स्थित है बिहार के बक्सर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नांकित में से कहाँ है? तो दोस्तों प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है सीताबदियारा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? पटना के गोलघर की स्थापना की गई थी जॉन गास्टिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नांकित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहां पर आयोजित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था जयप्रकाश नारायण, जबकि राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह, यह तीनों का संबंध चंपारण सत्याग्रह से था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को खुफिया जिला घोषित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारण को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में धातु प्रस्तर युगिंग अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगिंग अवशेष मिले हैं लोरिया अरेराज से, रामपुरवा चंपारण से, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण से तथा उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है उपयुक्त सभी से, यानी कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम। अगला प्रश्न है,
नालंदा स्थित बड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? नालंदा स्थित बड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता लगाया था मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, यानी कि केसरिया स्तूप तथा लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ तथा बासाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदेह के राजा जनक के निक्ष या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो दोस्तों यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। विदेह के राजा जनक ने निक्ष या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मुल्ला भवानी यात्री थे? मुल्ला भवानी यात्री थे ईरान के। अगला प्रश्न है, अफसर जो कि गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामायण के। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है, बिहार में चिरान जो कि सारण में है, चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवप्रस्तर युग के। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, यानी कि चिरान सारण से, सोनपुर एवं मनेर से तथा चेचर वैशाली से। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः? तो दोस्तों अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध तथा विदेह। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो दोस्तों बिहार का वह जिला था, वह रास्ता मगध। ऑप्शन नंबर सी। बिहार का मगध राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेह। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वश। अगला प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अंग महाजनपद स्थित था भागलपुर एवं मुंगेर में। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपा में। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगध में। अगला प्रश्न है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपा नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वज्जी संघ में जो राज्य सम्मिलित नहीं था वह था चेदी। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी थी? वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित जो महाजनपद गणतंत्र था वह था वज्जी। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्ल गणराज्य की। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी की। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी स्थलभद्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए थे। तो दोस्तों, जिसमें कार्य हुए थे, जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली के समीप अलारकराम के आश्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो दोस्तों, वह स्थान था उरुवेला का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे, बौद्ध धर्म 2 भागों अष्टावीर और महासंघविक के रूप में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो दोस्तों, इसमें किए गए कार्य थे, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अधिधम पीटक का संकलन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था? तो दोस्तों, वह स्थान हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि बोध गया से, राजगीर से तथा वैशाली से। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित था। तो दोस्तों, उसमें सम्मिलित था उपयुक्त सभी, यानी कि बाढ़, आंतरिक कलह तथा अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ वंश। अगला प्रश्न है, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ तथा जरासंध। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, यानी कि कौशल्या देवी से, चेलना से तथा खेमा से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग राजवंश। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक राजवंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, वजीद संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वजीद संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला प्रथम मगध का शासक था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली की। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम
रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह राज था लिच्छवी। अजातशत्रु ने लिच्छवी राज के साथ युद्ध में प्रथम रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागदशक। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृह ब्रज यानी कि राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी सावकामी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? तो दोस्तों मगध का वह शासक है महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह गृहव्रज में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो दोस्तों वह है इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज का। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मगध साम्राज्य का शासक बना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवश रहता था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोगलीपुत्र तीस ने। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो दोस्तों वह युद्ध था कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।